रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, चीन ने शुरू किया लेजर युद्ध और एक संदिग्ध चीनी वर्दी। इस सप्ताह के चीन समाचारों की सुर्खियों में और भी बहुत कुछ। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड गुप्त द्वारा प्रायोजित है। जिन दर्जनों कंपनियों के बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, वे आपको ऑनलाइन ट्रैक कर रही हैं। वे आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रहे हैं और इसका उपयोग इस बात के लिए कर रहे हैं कि कौन क्या जानता है। तो 2022, क्या मैं सही हूं? मेरा मतलब है, इस सप्ताह हमारे पास मंगलवार को सिर्फ 0 to 22 2022 था। उस तरह की धार पर दिनों के बाद यूक्रेन अब युद्ध में एक राष्ट्र है। कुछ ही घंटे पहले रूसी सेना ने अपना हमला शुरू किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अन्य देशों को चेतावनी दी और रूसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास से परिणाम उन्होंने कभी नहीं देखे। यूक्रेन के गृह मंत्रालय का यह वीडियो और यह देश की उत्तर पूर्वी सीमा पर एक शहर को दिखाता है। आप वहां देख सकते हैं कि यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूसी कवच का एक स्तंभ उत्तर से यूक्रेनी क्षेत्र में पार कर रहा है। मैं इसे कब रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कि गुरुवार है। मेरे पास इससे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, चीन इस पर बहुत करीब से नजर रख रहा है। तो ताइवान है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले ही ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने रूस द्वारा यूक्रेन की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की और कहा कि ताइवान अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत करने और संज्ञानात्मक युद्ध का मुकाबला करने के लिए कदम उठाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बात की चिंता है कि चीन यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का इस्तेमाल ताइवान पर आक्रमण करने के लिए एक व्याकुलता के रूप में कर सकता है। अब चीन के विदेश मंत्री ने एक बिंदु बनाया कि ताइवान यूक्रेन नहीं है। वह कह रहा है कि यूक्रेन के विपरीत ताइवान हमेशा चीन के क्षेत्र का हिस्सा रहा है, इसलिए रूस के पास यूक्रेन की तुलना में उनके पास और भी अधिक अधिकार है। तो अच्छा नहीं लग रहा। राज्य द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स ने इसे और अधिक मजबूती से रखा जब उन्होंने कहा कि ताइवान की संप्रभुता कभी अस्तित्व में नहीं थी और इसके अलगाववादी शासन को खत्म करने की धमकी दी थी। हमें बताएं जैसा तुम्हें वास्तव में लगा। इस बीच यूक्रेन के आक्रमण को कवर करने पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंसरशिप निर्देश शायद गलती से चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया द्वारा लीक कर दिए गए थे। अप्रत्याशित रूप से संदेश में कहा गया है, रूस के प्रतिकूल या पश्चिमी समर्थक सामग्री के साथ कोई भी पोस्ट प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए। और यहाँ किकर है, सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के एक वरिष्ठ संपादक ने पोस्ट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के पैर की उंगलियों पर चलने से परहेज करते हुए चीन को भावनात्मक और नैतिक समर्थन के साथ रूस का समर्थन करना होगा, क्योंकि भविष्य में चीन को ताइवान के मुद्दे को हमेशा के लिए हल करने के लिए अमेरिका के साथ कुश्ती करते समय रूस की समझ और समर्थन की भी आवश्यकता होगी। मेरे भगवान, आप जानते हैं इसका क्या मतलब है ना? चीन में अपने निवेश को 3 गुना करने का समय आ गया है। खरीदो। यह वास्तव में कोई रहस्य नहीं है कि पश्चिम ने खुद को इस झंझट में कैसे डाला। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान चाहती है। चीनी सेना द्वारा लगातार घुसपैठ ने कम्युनिस्ट चीन के इरादों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया है। अमेरिका यूक्रेन के साथ स्थिति को कैसे संभालता है, इसका असर ताइवान पर पार्टी द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर पड़ेगा। दुर्भाग्य से अफगानिस्तान के अविश्वसनीय रूप से असफल पुलआउट के साथ अमेरिका ने पहले ही एक बुरा संदेश भेजा है। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया के पास एक फील्ड डे था, विशेष रूप से इसे ताइवान से जोड़ना। मेरे पसंदीदा चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यह ताइवान के लिए एक सबक है। उन्होंने लिखा, अमेरिका द्वारा देश को छोड़ने के बाद अफगानिस्तान की स्थिति में अचानक आमूलचूल परिवर्तन देखा गया। उससे ताइवान को यह समझना चाहिए कि एक बार जल्द भूमध्य में युद्ध छिड़ जाने पर ताइवान के अधिकारी शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर देंगे, जबकि कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी विमान से भाग सकते हैं। जैसा कि मैंने इस हालिया एपिसोड में बात की, संभावना है कि चीन इस साल ताइवान पर आक्रमण करेगा। मैं नीचे उसका लिंक डालूंगा। लेकिन जब ये काले समय है, याद रखें, 21वीं सदी के युद्ध में एक अलग प्रकार के सैनिक होंगे, इंटरनेट योद्धा और संस्मरण। यह एक सबक है जो हम यूक्रेन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ले सकते हैं, जिसने रूस के आक्रमण का जवाब दिया था। मीम सिर्फ राजनीतिक कार्टून है और भविष्य के इतिहास की किताबों में उनका स्थान होगा। या भविष्य का इतिहास गुफा चित्र
इस पर निर्भर करता है कि क्या हम पाषाण युग में वापस आ जाते हैं। और ब्रेक के बाद सामने आ रहा है, चीन ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना में लेजरों की शूटिंग कर रहा है। वापसी पर स्वागत है। इस हफ्ते चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना ने एक ऑस्ट्रेलियाई विमान पर लेजर दागे। इस चीनी विध्वंसक के डेग से दागे गए सैन्य ग्रेड लेजर ने ऑस्ट्रेलियाई निगरानी विमान को ऊपर की ओर उड़ते हुए जलाया। मैं इसे डराने धमकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं देख सकता। एक जिसमें न केवल पायलटों को अंधा करने की क्षमता थी, बल्कि टैंक चालक दल के जीवन को खतरे में डालते हुए संवेदनशील उपकरणों को भी अक्षम कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन सिर्फ अपना बचाव कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया चीन की मुख्य भूमि पर एक निगरानी विमान उड़ाने के लिए क्या कर रहा था? चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन को वहां रहने का पूरा अधिकार है। एक प्रवक्ता ने कहा, उच्च समुद्र में नौकायन करने वाला चीनी जहाज प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का अनुपालन करता है और पूरी तरह से वैध और कानूनी है। अरे, याद है कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने धीरे धीरे दक्षिण चीन सागर पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया। और याद रखें कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने धीरे धीरे भारत चीन सीमा पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया। खैर, अब वे ऑस्ट्रेलिया के लिए सभी तरह से नीचे उतर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब पीपुल्स लिबरेशन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर पायलटों को रात में दक्षिण चीन सागर में व्यायाम करते समय लेजर द्वारा मारा गया था। और 2018 में उन्होंने अफ्रीका में अमेरिकी पायलटों के साथ ऐसा किया। पीएलए को वास्तव में लेजरों को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वे हैं। लेकिन ओलंपिक विवाद नहीं है। ओलंपिक में ताइवान के एथलीटों को मॉनिकर चीनी ताइपे के तहत प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए लोग विशेष रूप से परेशान थे जब ताइवान के स्पीड स्केटर हुआंग यूटिंग ने कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर खुद की ये तस्वीरें पोस्ट की, जो एक टीम चीन की वर्दी की तरह दिखती हैं। ताइवान के नेटिजन्स ने एक ऐसे देश की वर्दी के खेल के लिए उसकी आलोचना की जो लगातार आवश्यकता पड़ने पर ताइवान को बलपूर्वक जोड़ने की धमकी देता है। उसने फुटेज को नीचे ले लिया, लेकिन यह कहते हुए अपने कार्यों का बचाव किया कि खल राष्ट्रीयता को ध्यान में नहीं रखता है। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से करती है। वो विडंबना यह है कि उद्घाटन समारोह के दौरान वह ताइवान की ध्वजवाहक भी थी। क्षमा करें, चीनी ताइपे ध्वजवाहक, क्योंकि ताइवान को भी अपने देश के झंडे का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अब ताइवान के प्रधानमंत्री ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि हुआंग ने चीनी वर्दी क्यों पहनी थी। मुझे यह है कि उसके पास एक अच्छी व्याख्या है, जैसे शायद उसके कुत्ते ने उसकी दूसरी वर्दी खा ली हो। अमेरिकी फिगर स्केटर विंसेंट झू को ओलंपिक समापन समारोह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें कोविड के निकट संपर्क जोखिम के रूप में चिन्हित किया गया था। झू ने पहले ओलंपिक में फिगर स्केटिंग टीम स्पर्धा में भाग लिया था, लेकिन फिर उन्होंने 7 फरवरी को कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और उन्हें बाकी प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा और 9 दिनों के लिए अलगाव में रहना पड़ा। भले ही वह संगरोध से बाहर था, झू को समापन समारोह के दौरान डबल नकाबपोश होने के दौरान बाहर मार्च करने की अनुमति नहीं थी। ओलंपिक भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सीसीपी के पास हमारे दिमाग को पूरी तरह से उड़ाने के लिए अभी भी काफी समय है, और सिर्फ अगले महीने पैरालंपिक के साथ ही नहीं। इसलिए आपको हमारी विशेष टी शर्ट के साथ जश्न मनाना चाहिए। बीजिंग 2022, नकली बर्फ, असली नरसंहार। अब अपना ले लो, क्योंकि 13 मार्च को पैरालंपिक समाप्त होने के बाद वह शर्ट हमेशा के लिए चली जाएगी। और ब्रेक के बाद अंदाजा लगाइए कि कौन सी तानाशाही नए चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। वापसी पर स्वागत है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वैश्विक प्रभुत्व की ओर बढ़ने पर क्या होगा? इसके स्वाद में चीन ने ताइवान को बिक्री के लिए 2 अमेरिकी हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल चीन ने विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून पारित किया, जो उसे विदेशी देशों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। देखो, सवाल मत पूछो। प्रतिबंध थे 2 कंपनियों द्वारा ताइवान की मिसाइल रक्षा प्रणालियों के रखरखाव के लिए अमेरिका द्वारा अनुमोदित $100 मिलियन के सौदे के जवाब में। अब यह थोड़ा स्पष्ट नहीं है कि ये प्रतिबंध वास्तव में क्या करेंगे। दरअसल दोनों कंपनियों पर चीन पहले भी प्रतिबंध लगा चुका है। अभी वे प्रतिबंध वास्तव में उन पर प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी उस दिन की ओर काम कर रही है जब वे किसी भी कंपनी या देश को पार करने वाले के खिलाफ दांतों के साथ वास्तविक प्रतिबंध लगा सकते हैं। हांगकांग ने अभी सभी निवासियों के लिए अनिवार्य कोविड परीक्षण का आदेश दिया है। मार्च में 7.5 मिलियन की आबादी का 3 बार परीक्षण किया जाएगा। इतना ही नहीं, शाम 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट में खाने पर लगी रोक को बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दिया जाएगा, क्योंकि साइंस
आपको याद होगा पिछले साल म्यांमार में सैन्य सत्ता ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। खैर, अब वे रूस और चीन के नए हथियारों का उपयोग करके उस शक्ति पर कब्जा कर रहे हैं और हथियारों को पूरी जानकारी के साथ बेचा गया था कि उनका इस्तेमाल नागरिकों पर हमला करने के लिए किया जाएगा। आप जानते हैं कि किस चीज ने भी मदद की? चीन ने लिथुआनिया के निर्यात का केवल 1% ही बनाया है। लिथुआनिया स्मार्ट था। उन्होंने एक मानसिक सत्तावादी शासन के साथ बड़ा व्यवसाय नहीं किया जो किसी दिन उन पर व्यापार युद्ध शुरू कर सकता है। यह बाकी दुनिया के लिए एक अच्छा सबक है और इस एपिसोड को गुप्त ने प्रायोजित किया है। हर बार जब आप ऑनलाइन होते हैं तो ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपके व्यक्तिगत डेटा को ट्रैक करने की कोशिश करती हैं। आपका नाम, ये निजी कंपनियां इसे खरीद रही हैं, बेच रही हैं। आपके डेटा के साथ कौन जाने क्या क्या कर रही है। जब मैंने गुप्त के लिए साइन अप किया तो मुझे पता चला कि 76 डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी। यह पागलपन है। मैंने इनमें से अधिकतर कंपनियों के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से मेरे बारे में सुना है। आप कभी भी मुफ्त न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करते हैं और फिर तीसरे पक्ष की कंपनियों से ढेर सारे स्पैम प्राप्त करना शुरू करते हैं। मेरे पास है, और अगर आप सावधान रहने की कोशिश करते हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं। उदाहरण के लिए 2018 में मैरियट स्टारवुड कार्यक्रम और क्रेडिट कार्ड को हैक कर लिया गया था 500 मिलियन लोगों के डेटा को उजागर करना। अगर मैरियट को आपका नाम और फोन नंबर किसी तरह मिल गया होता तो वह उस उल्लंघन में हो सकता था। अच्छी खबर यह है कि आपको इन कंपनियों को अपने निजी डेटा को हटाने के लिए मजबूर करने का अधिकार है। बुरी खबर यह है कि आपको उन विशिष्ट कानूनों की पहचान करने की आवश्यकता है जो आपको यह शक्ति प्रदान करते हैं और फिर उनमें से प्रत्येक को अलग अलग निष्कासन पत्र लिखते हैं। यहीं से गुप्तता आती है। उनके पास एक अनुभवी टीम है जो इन कंपनियों के साथ संवाद करना और आपका डेटा निकालना जानती है। वे आपके लिए इस प्रक्रिया को स्वचालित करते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके गुप्त देखें। बिना सेंसर कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। इसलिए अपनी गोपनीयता की रक्षा करें, पर जाएं और बाजार से अपना व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करने के लिए बिना सेंसर किए कोड का उपयोग करें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं।